नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ की द्विपक्षीय बैठक, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री आज न्यूजीलैंड के कॉरपोरेट दिग्गजों के साथ करेंगे बैठक। ऑकलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के साथ करेंगे संवाद। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी आज नौसेना के पूर्वी बेड़े में होगा शामिल। विशाखापट्टनम में होगा कमीशनिंग समारोह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक। टिकाऊ बुनियादी ढांचे, मजबूत लॉजिस्टिक्स और ग्रीन मोबिलिटी पर रहेगा फोकस। अमेरिका ने युद्ध विराम खत्म करने की घोषणा के साथ ईरान के साथ बातचीत पर जताई सहमति। ईरान ने कहा, अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं, आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। और फीफा विश्व कप में बेल्जियम को 2-1 से मात देकर स्पेन पहुंचा सेमीफाइनल में। अंतिम 4 में फ्रांस से होगा मुकाबला। आज क्वार्टर फाइनल में हैरी केन और अर्लिंग हालांड होंगे आमने सामने। और सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने के साथ ही आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के सूत्र में बांधने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो रक्षा से लेकर खेल और आपदा प्रबंधन तक हर क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। खेल की दुनिया में भी एक नई साझेदारी की शुरुआत हुई है। भारत न्यूजीलैंड ज्वाइंट एक्शन प्लान ऑन स्पोर्ट्स के जरिए दोनों देश खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसिन और एथलीट्स के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच समझौता हुआ है। इसका लक्ष्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को भी गहरा करना है, जिससे आर्थिक संबंध और भी मजबूत होंगे। दुनिया के 2 प्रमुख डेयरी उत्पादक देशों के रूप में भारत और न्यूजीलैंड ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग के लिए हाथ मिलाया है। भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के बीच भी एक बड़ा समझौता हुआ है। ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आपसी सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा समय को दोनों देशों के बीच संबंधों का ऐतिहासिक पड़ाव बताया। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी।
और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाता है। आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के सूत्र में बांधने पर खुशी व्यक्त की। I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda. But today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड पहुंचने पर ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट ऑफ हाउस में भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय माओरी समुदाय के स्वागत परंपराओं से पीएम मोदी का विशेष अभिनंदन किया गया। माओरी संस्कृति में अतिथि का सम्मान और स्वागत विशेष रीति रिवाज से किया जाता है। न्यूजीलैंड में इसे पोहिरी भी कहा जाता है। इस मौके पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 को विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित इस अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, जिसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके कमिश्निंग समारोह में मौजूद रहेंगे। महेंद्रगिरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आधुनिक सेंसर, एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड हथियार प्रणालियों से लैस किया गया है। ये एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन युद्ध में सक्षम है। ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया ये युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को नई मजबूती देगा।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नागपुर में आज और कल ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सदस्य देशों के परिवहन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सतत बुनियादी ढांचे, शहरी गतिशीलता, बहुविध परिवहन, लॉजिस्टिक्स, डिकार्बोनाइजेशन और एआई आधारित परिवहन तकनीकों पर चर्चा करेंगे। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। ये बैठक रूस और ब्राजील की अध्यक्षता में हुए पिछले परिवहन कार्य समूहों के बाद आयोजित की जा रही है। इससे पहले नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि ब्रिक्स मंच सदस्य देशों को परिवहन से जुड़े अहम मुद्दों पर सहयोग और सहमति के जरिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर देता है। उन्होंने बताया कि इस साल चर्चा 6 प्राथमिक विषयों पर केंद्रित है, जिनमें सस्टेनेबल एविएशन, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिकार्बोनाइजेशन और टिकाऊ शहरी परिवहन प्रमुख हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्योपुर स्थित ADRDE के ड्रॉप जोन में किए गए इस परीक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान का इस्तेमाल किया गया। विमान से करीब 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परीक्षण असेंबली को हवा में छोड़ा गया, जिसमें मुख्य पैराशूट और डमी पेलोड लगाए गए थे। परीक्षण के दौरान पहले ड्रोग पैराशूट ने असेंबली की गति को नियंत्रित किया, जिसके बाद मुख्य पैराशूट सक्रिय हुआ और पेलोड को सुरक्षित तरीके से जमीन तक पहुंचाया गया। इसरो के मुताबिक ये परीक्षण अधिकतम भार की स्थिति में मुख्य पैराशूट सिस्टम की क्षमता और विश्वसनीयता को परखने के लिए किया गया था। ये इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IMAT श्रृंखला का 5वां सफल परीक्षण है। गगनयान क्रू मॉड्यूल में लगाए गए 10 पैराशूट अलग अलग चरणों में सुरक्षा और लैंडिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस सफल परीक्षण के साथ गगनयान मिशन को नई मजबूती मिली है और भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का भरोसा और भी बढ़ गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को जल्दबाजी में लागू नहीं किया गया, बल्कि 2 दशक से अधिक समय की चरणबद्ध योजना, वैज्ञानिक परीक्षण और सभी हितधारकों के व्यापक परामर्श का परिणाम है। मंत्रालय के अनुसार भारत में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2001 में पायलट परियोजना के रूप में हुई थी। वर्ष 2003-04 में इसे औपचारिक रूप दिया गया और 2013 में इसकी नीति अधिसूचित की गई। वर्ष 2014 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण मात्र 1.5% था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2025 में 20% तक पहुंचा दिया गया। ये लक्ष्य मूल समय सीमा 2030 से 5 वर्ष पहले हासिल किया गया। पुराने वाहनों पर उठ रही चिंताओं को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि E20 लागू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों, ARAE, SIAM, तेल कंपनियों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ वर्षों तक परीक्षण किए गए। मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें 1.5 करोड़ से अधिक पुराने गैर E20 प्रमाणित वाहन थे। लेकिन E20 के कारण रबर इंजन या ईंधन प्रणाली को नुकसान पहुंचने का कोई व्यापक मामला सामने नहीं आया। हीरो मोटोकॉर्प ने भी इसी प्रकार के अनुभव साझा किए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि E20 से कुछ वाहनों में 3 से 5% तक माइलेज में कमी आ सकती है। मंत्रालय ने यह भी बताया आगे कि E20 ईटेन और शुद्ध पेट्रोल को एक साथ उपलब्ध कराना देश के विशाल ईंधन वितरण नेटवर्क के लिए व्यवहारिक नहीं है। देश भर में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंपों पर अलग अलग आपूर्ति श्रृंखला चलाने से लागत और लॉजिस्टिक जटिलताएं काफी बढ़ जाएंगी। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर किसी भी तरह से भरोसा ना करें। राजधानी दिल्ली में ताज पैलेस होटल में GEMA एथेनॉल कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में देश की प्रमुख ऑयल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और एथेनॉल क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छ एवं वैकल्पिक ईंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़े भ्रम व अफवाहों को दूर करना है। कॉन्क्लेव के अध्यक्ष CK जैन ने कहा कि इथेनॉल को लेकर कई तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, जिन्हें तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इथेनॉल के उपयोग को और बढ़ावा मिलेगा तथा ये स्वच्छ, टिकाऊ और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण ईंधन विकल्प साबित होगा। आज इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम दुनिया की सबसे सफल बायोफ्यूल प्रोग्राम में गिना जाता है। भारत का इथेनॉल प्रोग्राम किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं है। इसके पीछे 4 साल की रिसर्च है। 2014 से 2018 तक की रिसर्च है। 2 लाख किलोमीटर गाड़ियां चलाई गई हैं। उस वक्त BS2 गाड़ी होती थी और उस पर भी E20 डाल के तब 2 लाख किलोमीटर चलाई गई हैं। तब ये उसका रिजल्ट है कि E20 इज सेफ फॉर ऑल इंजन्स। तब ये एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिशों के तहत नई दिल्ली में इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विषय पर एक इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमरी के नेतृत्व में आए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के दौरान उर्वरक, कृषि रसायन, कृषि उपकरण, पशु चिकित्सा, दवाओं एवं वैक्सीन, कॉटन प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के अवसरों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस संवाद का उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों को और मजबूत करना, साथ ही उद्योग जगत के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों बहुत करीब हैं और ये रिश्ता जो है ये सिर्फ दोनों देशों के गवर्नमेंट के दरमियान नहीं रहा है, बल्कि ये रिश्ता लोगों के दरमियान बहुत मजबूत है
और इंशाल्लाह मजबूत रहेगा। इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए सिर्फ एक बाज़ार नहीं कि अफ़गानिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के जो ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ पर वो बिक जाए, बल्कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही आगे हैं। उनके पास बहुत सारी मशीनरी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अफ़गानिस्तान की बहुत हेल्प कर सकती हैं। अब खबर मौसम के हाल से जुड़ी। देश के अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने आगामी 16 जुलाई तक देश के कई हिस्सों में आफत की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब समेत उत्तर भारत के राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगा वाले मैदानी इलाकों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। इतना ही नहीं, अगले 3 से 4 दिनों के भीतर बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को मुस्तैद रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों को बिजली चमकने के दौरान घरों में रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ आगे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी दोहराया कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई थी, जिस पर अमेरिका सहमत हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने के बाद से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। इस बीच मध्यस्थ देश कतर का एक प्रतिनिधिमंडल तनाव कम करने के प्रयासों के तहत तेहरान पहुंचा है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए, जिससे इलाके में युद्ध बढ़ने की आशंका और भी बढ़ गई। इससे पहले ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन में भी ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म होने की बात कही थी। वहीं कतर और पाकिस्तान लगातार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा और वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Well, namaste, kia ora, good afternoon everybody. It is so good to see you all and it's so good that you're all here together. Can I just start by extending a very warm welcome to my very good friend Prime Minister Modi. Thank you, my friend, for coming all this way to New Zealand, and thank you for bringing outstanding business leaders from India to spend time with our business leaders talking about how we can make the most of this opportunity. For many of you, you will know that I've been a great fan of India for a long period of time. I first went to India in my mid-20s, and it's because I worked for a company called Unilever, which of course owned Hindustan Lever, which was a top 10 company in India. And I remember going to India in the mid to late 90s, and people got paid daily in their wages in coins in their hand. And it's interesting to me that under Prime Minister Modi's leadership, he has lifted 250 million people out of poverty. There is now 440 million people in the middle class, about to be 750 million by the end of the decade, and it is an incredible transformation.
When we first sat down together back in Laos, you kindly told me that you'd done 147 airports, I think, in a very short period of time. You needed 2,000 more aircraft just to manage your domestic tourism, and you were opening up universities and polytechnics on a regular basis. And as someone who has been to India many times, and to see the move from low income to middle income to high income, it is just so inspiring and so exciting to see the transformation that has taken place. And of course, as the 1.4 billion Indian community in India get wealthier, we have the food and the produce that we can sell them. We have the tourism experiences. We also have fantastic educational institutions here. And there's a lot that we can do in technology. As I reminded the Prime Minister this morning, I said, you know us as an agricultural nation, but we are now the third biggest launcher of rockets in the world. And so we think there's lots of areas for us to collaborate. What I'd say is that the Prime Minister and I, in a government sense, at a top-to-top level, have created a free trade agreement. And we can create the conditions for growth, but it's all of you in this room as the business leaders that ultimately go off and create that growth. And that growth becomes the wealth by which we lift the living standards of people both here in New Zealand and in India. I'm a big fan of a man called Viktor Frankl, and he very famously wrote this book that I read when I was younger about the three big actors in our society: government, setting up the operating system for our country; business leaders moving with great speed, scale and execution; and our community leaders who actually see the pain, the hurt, the need, the frustration in our communities. And it's the three actors in our society that need to come together to realise the huge opportunities that India and New Zealand have together. So I just encourage all of you, thank you very much for participating. As business-to-business leaders, this responsibility for this relationship also sits with you. And we wish you all the very best as you open up new markets and new opportunities by working together. To the New Zealand businesses in the room and those that may be watching, can I say, get on a plane and go learn the Indian consumer. They are the most discerning, some of the most discerning consumers in the world. Learn about the markets, find the right partners, understand how to tailor your product and service in order to be able to create opportunity both in India and here in New Zealand as well. So again, thank you very, very much for being here today. Thank you very much for all the commitment that you have made to advancing this relationship. Dhanyavad. Your Excellency, Prime Minister Christopher Luxon, भारत और न्यूजीलैंड के बिजनेस लीडर्स, आप सबको मेरा नमस्कार। कियोरा। ऑकलैंड में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं प्रधानमंत्री लक्ष्मण का उनके सकारात्मक विचारों और भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी की उपस्थिति न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज,
टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हमारी बढ़ती मिडिल क्लास, लार्ज स्केल डिजिटल एडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भारत को एक यूनिक ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। भारत में हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को गवर्नेंस का आधार बनाया है। आज भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ग्रोथ की कंटिन्यूटी है। इसलिए आज विश्व को हमारा संदेश है, इंडिया इज नॉट ओनली अ मार्केट, इंडिया इज a launch pad for global growth. भारत में बन रहे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है, PLI। इसके अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग से लेकर टेक्सटाइल जैसे 14 सेक्टर्स में लगभग $20 बिलियन का सपोर्ट दिया जा रहा है। मैं आप सभी को इस मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत में एयरपोर्ट्स, रीजनल कनेक्टिविटी, एयर कार्गो और टूरिज्म तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हम मिलकर कार्गो कॉरिडोर्स, फ्लाइट कनेक्टिविटी और ज्वाइंट टूरिज्म पैकेजेस बना सकते हैं। कीवी, एप्पल्स, हनी और सी फूड के लिए पेरिशेबल कार्गो सॉल्यूशंस विकसित किए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस और फॉरेस्ट्री में विशाल एक्सपर्टीज है। भारत के पास कंज्यूमर मार्केट, फूड पार्क्स और एग्रीटेक टैलेंट की ताकत है। हम मिलकर फार्म टू मार्केट, वैल्यू चेन्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिनटेक में आज भारत ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया की 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। हम डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ग्रीन बॉन्ड्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक
स्पेस स्टार्टअप्स है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज में 8,000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हम मिलकर अर्बन मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं माओरी बिजनेस लीडर्स का विशेष अभिनंदन करता हूं। भारत की सभ्यता और माओरी ट्रेडिशन दोनों में प्रकृति, समुदाय और सस्टेनेबिलिटी के प्रति गहरा सम्मान है। हमारे एफटीए में भी माओरी बिजनेसेस के लिए अवसरों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी इन साझा मूल्यों को जोड़कर हम इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ट्रेड का नया मॉडल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सुझाव है कि हम मिलकर एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेस रोड मैप बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ते हुए हम कम से कम 5 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की पहचान करें और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए रिव्यू मैकेनिज्म बनाएं। तभी हम अपने संबंधों के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सकेंगे और दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे। मैं आप सभी को इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेट अस मेक अवर पार्टनरशिप अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रॉस्पेरिटी, ए ब्रिज फॉर इनोवेशन एंड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। और मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड और भारत मिलकर के एक नई शक्ति के रूप में उभरे। और मेरा एक और आग्रह है, जैसा अभी आपने बताया कि खेल के हमारे संबंधों के 100 साल हो रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, इसको तो हम मनाएंगे, लेकिन क्या कभी ये सोच सकते हैं कि 35 से कम उम्र के बिजनेसमैन ऐसा एक बड़ा डेलीगेशन भारत आए और भारत से भी 35 से नीचे की उम्र का एक बिजनेस डेलीगेशन न्यूजीलैंड आए, ताकि हम एक नई पीढ़ी को हम तैयार करें। इसी एक शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से साल 2030 के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये जो बैठक है वो ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही देशों के जो संबंध हैं वो विशेष हैं और टर्निंग पॉइंट पर हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड की जो तकनीक है वो इनोवेशन और भविष्योन्मुखी है और साथ ही दोनों देश यानी कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही मिलकर के किस तरह से व्यापार की दृष्टि से और भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रणनीतिक सूत्र में बंध रहे हैं दोनों ही देशों के रिश्ते। उसके साथ साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक नहीं होने के संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो संबंध है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक तक सीमित नहीं है बल्कि साझा संकल्प का जो भविष्य है वो भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। FTA का साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के मध्य रिकॉर्ड 9 महीनों के भीतर जो FTA हुआ है उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि मार्केट एक्सेस, निवेश, सर्विस, तकनीक और टैलेंट जो है वो मोबिलिटी के किस तरह से नए अवसर खोल रहा है, न केवल भारत के लिए बल्कि न्यूजीलैंड के लिए भी। तो कई बड़ी बातों का जिक्र इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। आपको बता दें कि इसके साथ साथ उन्होंने विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही मिलकर के किस तरह से भविष्य की राह पर निकल चले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को संदेश है कि भारत किस तरह से तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने बताया कि भारत में किस तरह से MSMEs के लिए काम किया जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा डोमेस्टिक मार्केट है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि मिलकर के यानी कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही देश मिलकर के कार्गो कॉरिडोर, कनेक्टिविटी और ज्वाइंट टूरिज्म पर काम कर सकते हैं, एक खाका खींच सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। डेयरी साइंस का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड किस तरह से व्यावसायिक तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच के मजबूत द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंध अब एक नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग द्वारा भेजे गए एक बेहद स्नेहपूर्ण और विचारशील बधाई संदेश के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनका सहर्ष आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोस्तों की ओर से आने वाले ऐसे आत्मीय संदेश हमेशा उनके दिल के करीब रहते हैं। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच का यह अनूठा संवाद न केवल उनके मजबूत व्यक्तिगत संबंधों को प्रदर्शित करता है बल्कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ती गहरी दोस्ती और विशेष रणनीतिक साझेदारी को भी एक नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करता है। इससे पहले राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों की दोस्ती और तरक्की की कामना करता हूं। भारत की आर्थिक मजबूती को लेकर एक और बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर तेजी से बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 3 जुलाई 2026 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.26 अरब डॉलर बढ़कर 674.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बल्कि देश के गोल्ड रिजर्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गोल्ड रिजर्व का मूल्य बढ़कर 105.20 अरब डॉलर हो गया है। वहीं IMF के पास भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि SDR में भी वृद्धि देखने को मिली है।
आरबीआई की संशोधित FCNR जमा योजना का असर भी अब दिखाई देने लगा है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से बैंकों में पूंजी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। बैंकिंग क्षेत्र का अनुमान है कि इस योजना के जरिए आने वाले समय में 40 से 50 अरब डॉलर तक की नई जमा राशि आकर्षित की जा सकती है, जिसमें खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। विदेशी मुद्रा भंडार में ये बढ़ोतरी भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद, वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे और देश की वित्तीय स्थिरता का संकेत मानी जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने 1600 और 140 नंबर श्रृंखला के यानी कि 140 नंबर श्रृंखला के संचालन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। प्राधिकरण के अनुसार 1600 श्रृंखला का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, इरडा, PFRDA से विनियमित संस्थाओं द्वारा अपने मौजूदा ग्राहकों को सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल करने, साथ ही सरकारी संस्थाओं द्वारा नागरिकों से आधिकारिक संवाद के लिए अनिवार्य किया गया है। वहीं 140 श्रृंखला सभी क्षेत्रों की संस्थाओं की प्रचार संबंधी कॉल के लिए निर्धारित है। ट्राई ने स्पष्ट किया कि ग्राहक डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND रजिस्ट्री के माध्यम से 140 श्रृंखला की प्रचार कॉल प्राप्त करने या उन्हें ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकते हैं। ट्राई ने आगे ये भी कहा है कि 1600 और 140 श्रृंखला की कॉल्स की मनमानी टैगिंग, ब्लॉगिंग और फिल्टरिंग की अनुमति नहीं है। राजधानी दिल्ली में मेघालय की वादियों की ताजगी, अनानास की मीठी खुशबू और पूर्वोत्तर की रंग बिरंगी संस्कृति एक साथ सिमट आई है। दिल्ली हाट में मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट 2026 के चौथे संस्करण का भव्य शुभारंभ हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव स्वाद, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार का अनूठा संगम बनकर उभरा है। देखिए ये रिपोर्ट। मेघालय सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट 2026 का चौथा संस्करण शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। 10 से 12 जुलाई तक चलने वाला यह महोत्सव केवल पाइनएप्पल का उत्सव नहीं, बल्कि मेघालय की समृद्ध कृषि, जैविक खेती और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। The capability of cultivating pineapple has grown by leaps and bounds in the last decade in Meghalaya. 12,000 hectares in every sector of the state, from the East Garo Hills to Ribhoi to Khasi to Jantia Hills, all are full of pineapple farming. Close to 12,000 hectares, 1.4 lakh metric tons of production. And what I have really appreciated in this enterprise is the way the government has worked with all our farmers and our farmer producing organizations, our FPOs. वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि यह महोत्सव राज्य के किसानों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमारे जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स और अलग अलग हमारे जो जैसे हमारे स्ट्रेंथ्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, ये सब चीज़ों को हमें देश के अलग अलग भाग तक पहुंचाना है। जो हमारे प्रोडक्ट्स जो देश में अवेलेबल हैं, जो हमारे किसान उगाते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स उसे बनाते हैं, इसे हमें अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग मेट्रोज में हमें इन चीज़ों को पहुंचाना है ताकि हम लोग अपने लोगों को सपोर्ट कर पाए। मेघालय की संस्कृति, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजनों और विविधता से जहां स्थानीय निवासी उत्साहित नजर आए, वहीं लोगों की गर्मजोशी को देखकर मेघालय के विक्रेता भी खुश नजर आए। आज मेरी प्रोडक्ट हर जगह में, हर स्टेट में मैं दे सकता है। और जो गया साल में मैंने ये पाइनएप्पल फेस्टिवल में आया था, तब से मेरी जो फाइनेंशियल अपडेट हुआ है, मंथली 2 लाख या 3 लाख ऐसा होता है। कोई अलग ही टेस्ट होता है, तो इसलिए मैं स्पेशली वेट करती हूँ जब ये फेस्टिवल आता है खरीदने के लिए। तो आप देख रहे हैं आज मैंने कितने सारे खरीदे हैं और बहुत जूसी होते हैं, बहुत फ्रेश और स्पेशल पाइनएप्पल है उनके। स्पेशल हल्दी होती है, लैकाडोंग हल्दी, वो खरीदी है, जिंजर खरीदा है और सिनेमन खरीदा है, वो मेघालय से स्पेशली आता है। उम्मीद है कि यह आयोजन न सिर्फ किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा, बल्कि मेघालय के पाइनएप्पल और उसकी सांस्कृतिक पहचान को दुनिया के नक्शे पर और भी मजबूत करेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज।
पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच बड़ा सियासी मंथन होने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी गुट के नेताओं के बीच बैठक विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर होगी। बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी, तृप्त राजेंद्र बाजवा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। चन्नी गुट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने और चन्नी को नया अध्यक्ष बनाने की मांग रखी है। पंजाब कांग्रेस में जारी इस विवाद के चलते भूपेश बघेल ने अपना पंजाब दौरा आगे बढ़ा दिया है। भूपेश जी जा रहे हैं, बुलाया है, मीटिंग है, तो मेरे को लगता है कि सब चीज़ स्मूथ जो है वो दिखनी चाहिए आने वाले दिनों में। लगता कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कहीं कुछ बातचीत करनी होती है और मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है बातचीत करनी हो। अच्छा होता है कि वो पहले लीडर से बात कर लें और उसके बाद बैठ के बातचीत करें। सामने आमने कई बार बंदा अच्छे से बात कह भी नहीं सकता और जब आदमी सुनता है तो उसको भी थोड़ा बुरा लगता है। तो अच्छी बात है वो मेरे बिना अगर मीटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद दक्षिणी स्पेन में जंगल की आग से करीब 12 लोगों की मौत और 23 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक स्पेनिश नागरिक और बाकी विदेशी नागरिक हो सकते हैं। भीषण जंगल की आग के चलते एल पोसिको समेत कई गांव के लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दमकल कर्मी देश की अब तक की सबसे घातक आग में से एक पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फैबियन रुइज और मिकेल मेरिनो ने गोल किए, जबकि बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटेलारे ने एकमात्र गोल दागा। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना मौजूदा उपविजेता फ्रांस से होगा। ये मुकाबला डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के 30वें मिनट में बेल्जियम के गोलकीपर थिबाउट कोर्तुआ ने डैनी एल्मो का पहला शॉट रोक लिया, लेकिन रिबाउंड पर फैबियन रुइज ने शानदार फिनिश करते हुए स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के अंत से ठीक पहले बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटेलारे ने 41वें मिनट में हेडर के जरिए गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। स्पेन की ओर से दूसरा गोल मिकेल मेरिनो ने किया। ये गोल खेल के 88वें मिनट में आया। स्पेन और फ्रांस के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में आज देर रात दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच ये मैच होगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे नॉर्वे की टीम ने इस विश्व कप में अब तक अपने परफॉर्मेंस से सभी को चौंकाया है, जबकि इंग्लैंड की टीम ने ये सह मेजबान मेक्सिको के खिलाफ जिस अंदाज में जीत दर्ज की, वो इस टीम के आक्रामक अंदाज का एक और चेहरा बनकर सामने है। इंग्लैंड की मौजूदा टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़े टूर्नामेंट का अनुभव है। जॉर्डन पिकफोर्ड, जॉन स्टोन्स, जॉर्डन हैंडरसन, मार्कस रैशफोर्ड और कप्तान हैरी केन 2018 वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। टीम के कप्तान हैरी केन जबरदस्त फॉर्म में है। इस खिलाड़ी ने अब तक 5 मैचों में 6 गोल किए हैं। नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच वैसे अब तक 12 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 7 बार इंग्लैंड ने जीत हासिल की है, वहीं नॉर्वे ने 2 बार, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत के लिए मुकाबला सिर्फ सम्मान बचाने की लड़ाई है। इससे पहले खेले सीरीज में 3 मैचों में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी थी, जबकि पहला मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था। भारत ने ओरिएंटरिंग खेल में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इंटरनेशनल ओरिएंटिंग
फेडरेशन की स्थायी सदस्यता प्राप्त कर ली है। इटली के जेनेवा में विश्व ओरिएंटियरिंग चैंपियनशिप 2026 के दौरान आयोजित IOF की 33वीं जनरल असेंबली में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से भारत की प्रोविजनल सदस्यता को मान्यता दे दी। इसके साथ ही ओरिएंटियरिंग स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया वैश्विक खेल प्रशासन प्रणाली का औपचारिक हिस्सा बन गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओरिएंटियरिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष गौरव सिंह ध्यानचंद ने किया। इस दौरान OSF ने IOF के आधिकारिक तकनीकी साझेदार स्पोर्टिडेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता भारत में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और ओरिएंटियरिंग खेल के विस्तार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खेल मंत्रालय ने 23 जुलाई से ग्लासगो में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 191 सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दे दी है। भारतीय दल में 126 खिलाड़ी और 51 टीम अधिकारी शामिल हैं। इसमें 78 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी हैं। टीम अधिकारी की श्रेणी में कोच, सहयोगी स्टाफ, चिकित्सा दल और दल के अन्य अधिकारी शामिल होंगे। नीरज चोपड़ा की अगुवाई वाली 32 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम में 10 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इसके साथ सबसे बड़ा सहयोगी दल भेजा जाएगा। इस दल के सहयोगी स्टाफ का नेतृत्व मुख्य कोच राधाकृष्णन नायर करेंगे। भारत की ओर से ग्लासगो में 7 महिलाएं समेत 14 मुक्केबाज पदक के मजबूत दावेदार के रूप में चुनौती पेश करेंगे। वहीं मीराबाई चानू की अगुवाई वाली 12 सदस्यीय भारोत्तोलन टीम के साथ 4 कोच और 2 अतिरिक्त अधिकारी होंगे, जिनमें एक फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल है। इस बार निशानेबाजी, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और क्रिकेट जैसी वो पारंपरिक पदक दिलाने वाली स्पर्धाएं शामिल नहीं हैं, जिनमें भारत का प्रदर्शन आमतौर पर मजबूत रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में केवल 10 सामान्य वर्ग की और 6 पैरा स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। भारत सामान्य वर्ग की 9 स्पर्धाओं और पैरा वर्ग की 5 स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। विंबलडन में आज महिला एकल का फाइनल मैच खेला जाएगा। खिताबी मैच में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा अपने हमवतन खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा से भिड़ेंगी। गत चैंपियन यानिक सिनर ने 7 बार के विजेता नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4 से हराकर विंबलडन के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उनका सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।